चलिए हम इसका आपका ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था ऑर्गेनाइजेशन के। इसी तरह से हमारा और भी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। ठीक है, तो यानी हमारे चार तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो गए। पहला ऑर्गेनाइजेशन था हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड था हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन या डिविजनल स्ट्रक्चर, थर्ड है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज इन चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह से होता है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप इससे पीछे, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वाला वीडियो देखिए मेरा। ठीक है, पार्ट 1 ज़रूर देखें, अदरवाइज आपको पार्ट 2 पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो पार्ट 1 आप देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा आएगा और समझने में आसानी होगी इस चैप्टर को। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है ये। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस refers to the organization structure that is designed by the management to accomplish organization goal. In a formal organization, the boundaries of authority and responsibility is clearly defined, and there is a systematic coordination among the various activities to achieve organizational objectives. तो देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इसके नाम से समझ सकते हैं, जहाँ पर फॉर्मेलिटीज पहले से फिक्स हो, जहाँ पे हमें एक सिस्टम से काम करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि मैनेजर और अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को पाने के लिए काम करता है। और इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बाउंड्रीज तय होती हैं, पहले से ही लिमिट्स तय होती हैं कि किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, ये पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है। और उनके बीच में एक सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन होता है सभी एक्टिविटीज़ के बीच में, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ठीक है, यानी सब चीज़ पहले से फिक्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल। इस फॉर्मल के फीचर्स क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला फीचर है, इट क्लियरली डिफाइन द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहाँ पर पहले से क्लियर होता है कि किसके पास किस काम के लिए अथॉरिटी होगी और किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। इसमें हर एक व्यक्ति की पहले से ही तय हो जाती है। ये कह रहा है सेकेंड और एडवांटेज क्या है, इट इज़ अ मीन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स। यानी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया जाता है जिससे जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग पूरे किए जा सकें। थर्ड क्या कह रहा है, इट इज़ इम्पर्सनल एंड डजेंट टेक इनटू कंसिडरेशन इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई लेना देना नहीं होता। इसमें केवल और केवल फोकस होता है किस पे, कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हमें कैसे भी पूरा करना होता है। ठीक है, पूरी तरह से ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस्ड होते हैं। फोर्थ क्या है, इट इज, ये हम इसके एडवांटेज नहीं बता रहे हैं, फीचर्स हैं इसके, मतलब खासियत, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो आप। इसमें ध्यान रखना, आप कहोगे कि ये एडवांटेज तो ही नहीं, देखिए फीचर्स हैं ये। ठीक है, इट इज़ इम्पर्सनल में बता दिया, इट इज़ डिजाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन तय किया जाता है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा तय किया जाता है। पहले से ही एक फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ ये बॉस होगा, ये इसके सबॉर्डिनेट होंगे। ठीक है, पहले से सब फिक्स है, कोई अपने लेवल पर चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है, इट इज़ क्रिएटेड विद द मोटिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जैसे मैंने बताया, इसका एक ही टारगेट होता है कि कोई भी कुछ भी करना पड़े, हमें जो बिजनेस के लिए, हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको हमें अचीव करना है गिवन टाइम में, जो हमने टाइम लिमिट सेट की है उसमें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसके एडवांटेज की बात करें, इसकी अच्छाइयाँ क्या है। अच्छाई है पहला, तो ईजियर टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। अब देखिए इसमें क्या है, पहले से फिक्स है कि भाई कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या काम करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उससे क्या है, हम किसी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ के लिए, उसको अकाउंटेबिलिटी जो है कि भाई किसकी जिम्मेदारी है, वो हम इसमें पहले से फिक्स होती है, तो उनको हम उसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बचा जा सकता है। थर्ड कह रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन। इसमें यूनिटी ऑफ कमांड जो मैंने प्रिंसिपल में पढ़ाया था आपको हेनरी फ्यूल के में, तो उसमें बताया था कि कमांड एक ही व्यक्ति से मिले, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में वो भी फॉलो होता है। इफेक्टिव एकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स,
यानी इसमें जो हमारे गोल्स हमने तय किए होते हैं उनको पूरा करना प्रभावशाली तरीके से काम चलता रहता है इसमें। अब प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन में कामों में स्टेबिलिटी स्थिरता बनी रहती है। अब हम इसकी बात करें डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है इनके, तो देखिए मे लीड्स टू प्रोसीड्यूरल डिलेज एज चेन ऑफ कमांड हैज टू बी फॉलोड। तो देखिए मैंने आपको बताया था स्केलर चेन में टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप इस तरह से चलती है वो चेन। तो इसमें क्या है, कई बार जो काम होते हैं उनमें डिले हो जाता है प्रोसीजर में, क्योंकि हमें किसी चीज़ की परमिशन लेनी है तो वो नीचे से ऊपर तक स्टेप बाय स्टेप जाती है और ऊपर से नीचे तक उसका रिजल्ट आता है। तो उससे कई बार डिसीजन लेने में, कोई काम करने में कई बार डिले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिजिड पॉलिसीज रिड्यूसेज क्रिएटिविटी। जहाँ पे पॉलिसी पहले से ही फिक्स होती हैं उसमें कोई क्रिएटिव आइडिया, इनोवेटिव आइडिया अपना एम्प्लॉय नहीं लगा सकता। तो ये रिजिड होता है, स्थिर होता है, स्थायी होता है। ठीक है। मोर एम्फेसिस इज ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क देन ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मेन फोकस बिजनेस के स्ट्रक्चर पे और वर्क पे दिया जाता है ताकि ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सकता है। ह्यूमन के रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल बात नहीं की जाती, ना ह्यूमंस के बारे में सोचा जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको फॉर्मल समझ में आ गया होगा। अब इनफॉर्मल की हम बात करें तो देखिए इनफॉर्मल क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की फॉर्मेलिटीज ख़त्म कर दी जाए, कोई चेन ना हो, ठीक है, कोई अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप नहीं बनाई जाए, पहले से फिक्स ना किया जाए, तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल। तो देखिए लैंग्वेज क्या कहती है इसके लिए, इंटरेक्शन एमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप एमंग एम्प्लॉयज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसमें क्या है, लोगों के बीच में जो आपस में वो बात करते हैं, एक ही वर्क पर काम कर रहे होते हैं, तो आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं तो उससे क्या है कि उनके बीच में एक नेटवर्क बन जाता है जिसे हम सोशल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। तो एक रिलेशनशिप तैयार हो जाती है। तो उसके आधार पे जो उनके बीच में जो आपस में ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एम्प्लॉय हैं सेम लेवल के, तो उनके बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाता है उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनके बीच में कोई रूल्स नहीं होते, ये नॉर्मली सीधा किसी से भी जाके बात कर सकते हैं। द मेन पर्पज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। ये स्ट्रक्चर इसलिए तैयार किया जाता है सेम लेवल पे ताकि लोगों के बीच में कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कोई मन में बुरी भावना या बुरी सोच डेवलप ना हो। उनके बीच में एक शांति बनी रहे कि हाँ चलो हमारे लिए ऊपर हम बात नहीं कर सकते लेकिन अपने लेवल पे तो आपस में हम हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। विद कंसर्न इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज विथ सिमिलर इंटरेस्ट इन बुक्स, फिल्म, रिलीजन etc में फॉर्म देयर ओन इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो जैसे सेम इंटरेस्ट वाले लोग अपने अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं जो मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे उनको टेंशन कम होती है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। पहला फीचर्स क्या है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका जो निर्माण होता है वो आपस के जो इंटरेक्शन किया जाता है, आपस की जो बातचीत होती है उससे डेवलप होता है। दूसरा, द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। और ये कह रहा है इसमें किस तरह का बिहेवियर किया जाएगा वो आपस में ग्रुप के नॉर्म्स के ऊपर या ग्रुप में जो भी नियम बनाए जाएंगे उनके आपस में उस पर तय करेगा किस तरह से हम बात कर सकते हैं, किस तरह से वो कर सकते हैं, वो ग्रुप तय हो जाता है अपना अलग। इट डजेंट हैव फिक्स्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इनके बीच में कोई फिक्स्ड लाइन नहीं होती, स्केलर चेन नहीं होती, वो आपस में किसी से कभी भी बात कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं होता कम्युनिकेशन के लिए। इट एमर्ज स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट क्रिएटेड बाई मैनेजमेंट। यानी इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता, ये खुद ही आपस में ही बन जाता है। ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स। यानी ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जो आपस में सोशल रिलेशनशिप को डेवलप करती है। ठीक है। और लोगों के बीच में एक अच्छा नेटवर्क तैयार हो जाता है। ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, सबसे पहले कह रहा है इट लीड टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक एज फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट फॉलोड। ये कह रहा है कि जब इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से होता है, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंच जाती है और फीडबैक भी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है जो कि फॉर्मल में पॉसिबल नहीं होता।
ये कह रहा है इट एनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये कह रहा है कि लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है इससे, क्योंकि उससे क्या लोगों में, क्योंकि आपस में एक जुड़ाव महसूस होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि मेरे साथ ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, मेरे साथ के अच्छे लोग हैं, वहाँ पे मैं काम करूँ अच्छे से, यहीं पर रखूँगा। ठीक है, इस तरह की इट प्रोवाइड्स क्विक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और देखिए क्योंकि इनफॉर्मल है तो हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट उस बंदे से बात कर सकते हैं जिससे रिलेटेड है, तो हमें किसी चैनल को फॉलो नहीं करना होता, तो इससे हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी प्राप्त हो जाता है। लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं आप इसे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड रूमर्स, समटाइम इट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि कई बार इस तरह के जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें क्या होता है, कई बार अफवाहें फैलती हैं, रूमर्स फैल जाते हैं, जो कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन के हितों के खिलाफ भी पहुँच हो जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इट रेसिस्ट चेंज एंड लेज स्ट्रेस ऑन एडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक्स। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें जो आपस में कम्युनिकेशन हो जाता है, इन्फॉर्मेशन सेट हो जाती है, तो ये लोग चेंज के खिलाफत करते हैं। यानी जो मैनेजमेंट है किसी तरह का चेंज करना चाहता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना चाहता है, मशीनरी नई लेके आना पड़ चाहता है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इसकी मिलकर खिलाफत होती है, क्योंकि वो लोग किसी चेंज को नहीं चाहते, वो चाहते हैं जो काम चल रहा है वैसे ही चलने दो, हमें कुछ अलग से नहीं सीखना है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मे गिव मोर प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो देखिए जो ग्रुप होते हैं, जैसा आपको मैंने बताया कि इनफॉर्मल में ग्रुप्स बन जाते हैं, तो उन ग्रुप्स में वो अपने फ़ायदे सोचने लगते हैं, आपस में मालिक को गाली देने लगते हैं, मालिक के खिलाफ सोचने लगते हैं, तो अपने फ़ायदे देखने लगते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे को या ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में ऑर्गेनाइजेशन की दिक्कत या प्रॉब्लम हो जाती है। सॉरी। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, जैसे हमने डिफरेंस वहाँ पढ़े थे, जैसे हमने फंक्शनल और डिविजनल में डिफरेंस किया था, इसी तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी डिफरेंस कर सकते हैं। इससे क्या आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फॉर्मल, इनफॉर्मल और ये आपका फंक्शनल, डिविजनल, इनके ऊपर किसी भी टॉपिक पे आपका केस स्टडी 6 नंबर में आने की पूरी उम्मीद है। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा इस चैप्टर में से कोई ना कोई केस स्टडी बड़े क्वेश्चंस में। ठीक है, शायद ही कोई साल ईयर ऐसा रहा हो जब इसमें इस चैप्टर में से आपका 6 नंबर की केस स्टडी ना बनी हो। ठीक है, तो ये फॉर्मल का मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो इनफॉर्मल है, इट रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑरिजिन एज ए रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज, इसका ऑरिजिन कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज की वजह से होता है, और इसका जो ऑरिजिन है ये रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी ये आपस में इंटरेक्शन से क्रिएट होता है। अथॉरिटी अराइजेज बाई वर्च्यूज ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट, यानी इसमें जो अथॉरिटी मिलती है वो उनकी पोजीशन के आधार पर मिलती है, और ये कह रहा है अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, इसमें अथॉरिटी उसको दी जाती है, उसको अपना नेता मान लेते हैं वो ग्रुप का, जिसके पास क्वालिटीज़ होती हैं, पर्सनल स्किल्ड होती हैं उसके पास, लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारा नेता बनने के लायक है। जैसे आपने देखा होगा मजदूर यूनियन का नेता बन जाते हैं, तो क्या लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारे लायक है, तो उसको हम बना लेते हैं। तो ये अथॉरिटी उसमें उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ के आधार पर होती है, जबकि फॉर्मल में क्या होता है, जो मैनेजमेंट तय करता है। अगला क्या कह रहा है, एडरेंस टू रूल्स, यानी रूल्स को किस तरह से देखा जाता है। वायोलेशन ऑफ रूल में लीड टू पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, यानी अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स तोड़ते हैं, पॉलिसी तोड़ते हैं, तो आपको पनिशमेंट झेलना पड़ेगा या पेनल्टी मिलेगी, लेकिन इनफॉर्मल में इस तरह की कोई पेनल्टी की व्यवस्था नहीं होती। फ्लो टू कम्युनिकेशन, इसमें आपको मैंने बताया था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन टाइम लेता है, और इसमें एक स्केलर चेन के थ्रू काम होता है, यानी बॉटम से टॉप तक जाता है या टॉप से बॉटम तक आता है। और ये कह रहा है कि इसमें किसी तरह की जो फ्लो होता है वो प्लेन रूट पर होता है। ठीक है, इसमें कोई प्लान नहीं होता, और ये कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब ये कह रहा है पर्पज टू अचीव प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज क्या होता है कि जो हमारे प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको प्लान तरीके से किया जा सके, और ये जो इनफॉर्मल होते हैं, ये अपनी सोशल नीड्स जो होती हैं, कल्चरल नीड्स, सोशल नीड और अपने कॉमन इंटरेस्ट जो होते हैं उनको पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं।
ठीक है। नेचर ये रिजिड होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। यानी फॉर्मल में रिजिडिटी होती है और इनफॉर्मल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और भी हैं 3 अंतर, अभी और देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ टास्क एंड रिलेशनशिप। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो उनके टास्क और रिलेशनशिप के आधार पर बनाया जाता है, जबकि इसमें कोई क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप होता है, यानी आपस में हमारे जिससे मन मिल जाए उसके आधार पर हमारे स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसा मैं बताया था, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, अथॉरिटी फ्लोज वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली, यानी इसमें किसी भी लेवल पे काम हो सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, किसी भी लेवल पे किसी भी दिशा में ये चल सकता है। लीडरशिप, मैनेजर्स आर लीडर्स, इसमें मैनेजर को लीडर माना जाता है, जबकि लीडर मे और मे नॉट बी मैनेजर्स, इसमें मैनेजर नहीं होता कोई भी, लीडर बनाया जाता है उसकी क्वालिटीज़ के आधार पे, ठीक है। वो उसे ग्रुप के द्वारा चुने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया आपके लिए डेलीगेशन, ठीक है। तो डेलीगेशन मैंने आपको बताया था अभी ऊपर पिछले लेक्चर में, जो इसका पार्ट 1 है, उसमें मैंने डेलीगेशन शब्द का मतलब आपको बताया था थोड़ा शॉर्ट में, फिर बता देता हूँ कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मियर बाई मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स, यानी जब कोई मैनेजर या सुपीरियर अपनी कुछ अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर देता है किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए कुछ लिमिट्स तक, तो उसको हम कहते हैं डेलीगेशन, ठीक है। ये लैंग्वेज किसकी है, ये है आपकी हेमन की, थियो हेमन, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें, डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय। इट इज प्री requisite to the efficient functioning of an organization because it enables a manager to use his or her time on high priority activities। तो देखिए ये क्या है, अब हमने किसी काम के रिलेटेड अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे दी, तो उस काम को वो निपटा सकता है, और बाकी जो मैनेजर का टाइम बच रहा है उससे उस टाइम में वो जो मेन चीज़ें हैं, मेन फोकस अपनी प्रायोरिटीज़ पे कर सकता है, बिजनेस के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए डेलीगेशन किया जाता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन, ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन, इससे क्या है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट जिसको हम अथॉरिटी दे रहे हैं तो उससे उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है और लोगों को भी और उसको भी कि हाँ मुझे अथॉरिटी दी गई है, अगर मैं ये काम प्रॉपर तरीके से कर पाऊंगा तो आगे मुझे प्रमोशन की चांस मिल जाएंगे, तो उससे वो मोटिवेशन होगा, उसको ग्रोथ का चांस मिलते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बेटर होता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या है डेलीगेशन के, डेलीगेशन में क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले अथॉरिटी होती है जो ट्रांसफ़र की जाती है। अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट, अथॉरिटी को हिंदी में कहा जाता है अधिकार, ठीक है। तो अधिकारों का सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि अथॉरिटी का ही ट्रांसफ़र करना ही डेलीगेशन कहलाता है। या डिसीजन टू ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज़ ऑफ टू अदर्स, यानी अथॉरिटी एक राइट होता है जिससे हम दूसरों के लिए डिसीजन ले सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अथॉरिटी डिटरमाइन द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, ठीक है। यानी जो रूल्स बनते हैं, लॉ रेगुलेशंस बनते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, तो ये सब क्या है अथॉरिटी के आधार पर ही तय किए जाते हैं। और ये कह रहा है जो अथॉरिटी जो ट्रांसफ़र होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर कभी अथॉरिटी नहीं जाएगी, यानी टॉप टू बॉटम। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी को उसकी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व कहते हैं, जैसे कि भाई तुम इस काम की मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ, उसको हम कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म प्रॉपरली द असाइंड ड्यूटी, यानी ये किसी सबॉर्डिनेट को दिए गए काम के लिए एक वो दिया जाता है, क्या कहते हैं ऑब्लिगेशन है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई तुमको ये काम प्रॉपर तरीके से करना है जो हम आपको काम दे रहे हैं। इफ़ द सबॉर्डिनेट हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए जॉब ही शी मस्ट बी गिवन नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट द टास्क। ये कह रहा है किसी को कोई काम की जिम्मेदारी दी जा रही है तो उसको उस काम से रिलेटेड कुछ अथॉरिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए जिससे वो अपने काम को करने में उसको आसानी हो, ठीक है। तीसरा टर्म है अकाउंटेबिलिटी, इनमें कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। अकाउंटेबिलिटी इम्प्लाइज बीइंग अकाउंटेबल फॉर द फाइनल आउटकम, यानी अब
देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम को करने के लिए होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है रिजल्ट के लिए। दोनों ही रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही है, जिम्मेदारी है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी काम को करने के लिए। अब मेरे को कोई रेस्पॉन्सिब काम है मेरे पास, मैं किसी और से करवा रहा हूँ, तो मैं जिससे करवा रहा हूँ ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम को मुझे करके दे। लेकिन मुझे जो काम जिसने दिया था उसकी नज़रों में अकाउंटेबल उस काम को करने के लिए कौन है? मैं हूँ, क्योंकि उसने वो काम मुझे सौंपा था। ठीक है, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? रिजल्ट के आधार पे, कि रिजल्ट आउटकम अच्छा आया है तो उसके लिए मुझे तारीफ मिलेगी, और ख़राब आया है तो जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने ये काम नहीं करके किसी और से करवाया था। जब मुझे कोई काम सौंपा गया था तो काम की जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो जब एक्चुअल आउटकम की जिम्मेदारी की बात होगी तो हम उसको अकाउंटेबिलिटी कहेंगे। और जब किसी को दिए हुए काम को पूरा, इसके बाद हम बात करें डिफरेंस की इन तीनों में। तो देखिए 3-4 डिफरेंस है, इनको भी पढ़ लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? मीनिंग। अथॉरिटी होती है राइट टू कमांड, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म और असाइन टास्क, और आंसरेबल फॉर द आउटकम ऑफ असाइन टास्क। तो देखिए हो सकता है रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल एक ही आदमी हो जाए, लेकिन अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यानी अथॉरिटी में क्या करते हैं? राइट मिलता है कमांड देने का। रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमें ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी मिलती है काम को पूरा करने की। और अकाउंटेबिलिटी में हमें आंसरेबल यानी उत्तरदायी, जो क्या है ना, जवाबदेही ये आपकी है, तो जवाबदेही तैयार की जाती है आउटकम के लिए, जो काम आपको सौंपा गया था उसके लिए। ओरिजिन अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, ये पोजीशन के आधार पर मिलता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, और ये अराइज फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये अथॉरिटी से मिलती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिसको अथॉरिटी दी जाती है काम को करने की, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उस काम को करके दे। ठीक है, और साथ में ये कह रहा है कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, कि आपकी जिम्मेदारी थी तो आपको ये काम करना चाहिए था, आप इसके लिए जिम्मेदार हो, उत्तरदायी आप ही हो। ठीक है। डेलीगेशन कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है। कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टली एंटायरली डेलीगेटेड, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम डेलीगेट कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से डेलीगेट नहीं कर सकते। और जो अकाउंटेबिलिटी है, मैंने कहा था ना, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे सकते हो काम की, लेकिन जवाबदेही जिसकी होती है वही रहता है, यानी इसमें इसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते, यानी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फ्लो डाउनवर्ड फ्लो फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, ये कह रहे हैं अपवर्ड फ्लो फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? तो ये नीचे से सबॉर्डिनेट से एम्प्लॉयर की तरफ आती है। और जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी अपवर्ड फ्लो फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। ठीक है, यहाँ पर उल्टा लग गया है, तो ये भी अपवर्ड की जाए, ये यानी सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ ही चलती है, नीचे से ऊपर यानी अपवर्ड चलती है। ठीक है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों अपवर्ड है, और जो आपका वो क्या कहते हैं अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्क लोड, यानी डेलीगेशन से क्या होता है, जो करने वाले काम है मैनेजर के, एग्जीक्यूटिव वर्क जो है उनका वर्कलोड वो कम कर सकता है अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करके। ठीक है, इसकी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है, चलिए पढ़ लेते हैं। इट रिड्यूसेज द वर्क लोड ऑफ ऑफिसर, दे कैन ऑल्सो यूटिलाइज देयर टाइम टू मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिएटिव वर्क इंस्टेड ऑफ वर्क ऑफ डेली रूटीन। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ। सेकंड क्या कह रहा है? एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ को जब अथॉरिटी मिलती है, डेलीगेशन होता है, तो उनको अपने डेवलपमेंट का चांस मिलता है। ये कह रहा है एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट विच अलाउ देम टू डेवलप दोज स्किल विच विल एनेबल देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। यानी इसमें एम्प्लॉयज़ को जब अथॉरिटी मिलती है तो उनके पास ये ऑप्शन होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने अंदर की स्किल्स को डेवलप करें और जो कठिन काम है उनको वो अपने स्किल के दम पे पूरा कर सकें। क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल, क्योंकि जब जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब उसके पास अथॉरिटी भी आ जाती है तो डिसीजन फास्ट हो जाते हैं। जैसे ही कह रहा है द सबॉर्डिनेट आर ग्रांटेड सफिशिएंट अथॉरिटी सो दैट दे नीड नॉट टू गो टू देयर सुपीरियर फॉर टेकिंग डिसीजन कंसर्निंग द रूटीन मैटर्स। तो हर चीज़ के लिए उसको अपने सुपीरियर के पास जाने के बच जाएगा और काम आसानी से हो जाएगा रूटीन वर्क जो होते हैं उनके लिए। हाई मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट, जब उनको अथॉरिटी मिलती है तो उनके जो मोरल होते हैं, उनकी जो सोच होती है, उनकी जो कहते हैं ना इच्छा शक्ति होती है वो बेटर हो जाती है, उनका मोरल हाई हो जाता है। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन,
अब जब आपस में अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आपस में ट्रांसफ़र होती है तो जैसे ये कह रहा है, देखिए, द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हेल्प इन डिफाइन द पावर ड्यूटीज एंड आंसरेबिलिटी रिलेटेड टू वेरियस जॉब पोजिशन विच रिजल्ट इन डेवलपिंग द मेंटेनिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। तो जब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी की बात आपस में चलता रहता है डेलीगेशन में, तो उससे आपस में कोऑर्डिनेशन तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आया है डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको वैसे इनके बारे में मतलब बता ही रखा है। डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए डेलीगेशन में क्या है, पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, उस काम को पूरा करने के लिए। या डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि डेलीगेशन में हम अपने कुछ पार्ट को किसी को कुछ टाइम के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में एक से ज़्यादा लोगों में हम ट्रांसफ़र करते हैं। डेलीगेशन नॉर्मली 1 to 1 में चलता है, यानी एक सुपीरियर ने अपने एक सबॉर्डिनेट को कोई अथॉरिटी दे दी किसी काम के लिए। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन 1 to many हो सकता है, यानी एक आदमी अपनी कई पावर को अलग अलग लोगों में बांट सकता है। देखिए जैसे ही क्या कह रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट द वन विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट। यानी इसमें चाहे ज़्यादातर अथॉरिटी वो अपनी डिवाइड कर देता है, केवल वो अपने पास रखता है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल पॉइंट, जो सेंट्रल डिसीजन होते हैं, जो मेन डिसीजन होते हैं, उनको लेने के लिए वो अपने पास रखता है, बाकी सब अपने सबॉर्डिनेट से बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, डिसेंट्रलाइजेशन मीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस एम्पावर लोअर लेवल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाई दैम विदाउट हैविंग टू गो टू अपर लेवल। इन अदर वर्ड, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल डिपेंडिंग ऑन द जॉब ईच वन ऑफ देम आर हैंडलिंग। यानी ये हर लेवल पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उनको उस हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी दे दी जाती है जिस लेवल का वो लोग काम कर रहे होते हैं, ताकि उस काम से रिलेटेड छोटे मोटे डिसीजन वो लोग खुद ले सकें। ये कहना है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और सेंट्रलाइजेशन किसे कहेंगे, जब पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पास रखता है, किसी को अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं कराता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करें, 5 मिनट में मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ आपके टॉपिक को। डेवलप्स इनिशिएटिव एमंग सबॉर्डिनेट्स, यानी इट हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन द सबॉर्डिनेट एज दे आर गिविंग फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन। देखिए उनके क्या सबॉर्डिनेट के बीच में एक इनिशिएटिव की तरह उनको दिया जाता है, उनके एक प्राइज की तरह दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारे सबॉर्डिनेट है, जब उनको पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, तो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उनका अपने ऊपर खुद पर विश्वास बढ़ता है कि वो, उनके पास आज़ादी है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, इससे क्या लोग जब अपने डिसीजन ले पाते हैं तो फ्यूचर के लिए हमें एक अच्छे मैनेजर्स ढूंढने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हम सब पे ट्राई कर रहे होते हैं कि कौन अच्छे डिसीजन ले पा रहा है, कौन डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो जो अच्छे होते हैं, अपना काम प्रॉपर कर पाते हैं अथॉरिटी के साथ, तो उन लोगों को आगे मौका मिलता है, और जो नहीं कर पाते वो नीचे रह जाते हैं। जैसे कह रहा है, ट्रेनिंग गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सपीरियंस गेंड फ्रॉम हैंडलिंग द प्रोजेक्ट इंक्रीजेज द टैलेंट ऑफ द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। तो जैसे मैंने बताया, उनको ट्रेनिंग इस तरह से प्रोवाइड कराई जा सकती है। क्विक डिसीजन मेकिंग काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि जिस काम के लिए हमें डिसीजन के लिए पहले टॉप लेवल तक जाना पड़ता था, वो काम वहीं की वहीं उसी पॉइंट पर किया जा सकता है। तो उससे क्या है, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है और काम जल्दी हो सकता है। रिलीव्स द टॉप मैनेजमेंट, जो इसमें क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके ऊपर जो टेंशन होती है हर छोटे छोटे काम के लिए, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाया जाता है कि हमें ये पेमेंट करना है, आप इसके लिए आप परमिशन दीजिए, आप इसके साइन कर दीजिए, इसकी क्या करना है, इसमें किस तरह से करना है, यानी हर छोटी छोटी बात के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जो जाना पड़ता है सेंट्रलाइजेशन में, वो चीज़ खत्म हो जाती है। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर से सिरदर्द कम हो जाता है, तो वो पूरा फोकस अपने बिजनेस के ग्रोथ पर लगा सकता है विद द सुपीरियर टू प्रायोरिटी एरियाज। ठीक है, फैसिलिटेट ग्रोथ, it allows the departmental heads and employees to perform in the best possible manner considering all the aspect of their department, which is turn increases productivity, efficiency and facilitate growth। यानी जब सभी के पास अथॉरिटी होती है, जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो अपने काम को अच्छे से अच्छी तरीके से पॉसिबल मैनर में करने की कोशिश करते हैं। वो हर चीज़ को देख के जो उनको लगता है उस हिसाब से डिसीजन लेके काम कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो डिपार्टमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी और उनकी वो बेटर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल। अब इसमें क्या है,
एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस इज पॉसिबल एट ईच लेवल विच रिजल्ट इन कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल अदर एक्टिविटीज़। अब देखिए, क्योंकि सबके पास अथॉरिटी है अपने काम को करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो उनके ऊपर कंट्रोल, परफॉर्मेंस पे कंट्रोल हम आसानी से रख सकते हैं। अब कोई बहाना ये नहीं बना सकता कि भाई मुझे, मैं तो ये कर सकता था, मुझे इस तरह से करना था, लेकिन आपने मुझे परमिशन ही नहीं दी, तो वो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता वो अपनी जिम्मेदारी काम के लिए। तो इससे क्या है, उन पर कंट्रोल करना, उनके परफॉर्मेंस को बेटर करने में, उन पर कंट्रोल करने में, प्रॉब्लम दूर करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए, लास्ट टॉपिक है आज का आपका, इस वीडियो का ये और इस चैप्टर का भी। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, आप कंफ्यूज हो गए होंगे आप में से ज़्यादातर लोग कि ये डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। एक ही जैसे है, डेलीगेशन में भी पावर ट्रांसफ़र की जा रही है और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर ट्रांसफ़र की जा रही है, तो इनमें अलग अंतर क्या है? दोनों एक ही जैसी तो चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनका इसलिए डिफरेंस समझना ज़रूरी है इनके बीच में। तो देखिए, नेचर, इट इज़ अ कंपलसरी एक्ट, यानी डेलीगेशन कंपलसरी होता है नेचर में, क्योंकि हर काम के लिए हर जगह पर मैनेजर खुद नहीं जा सकता। तो इसलिए किसी काम को हमें जब दूसरों से कराना होता है तो उसके लिए डेलीगेशन करना एक कंपलसरी होता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। डिसेंट्रलाइजेशन करना ना करना एक ऑप्शनल होता है, ये मैनेजर की अपनी खुद की सोच पर निर्भर करता है, उसके डिसीजन पर निर्भर करता है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजन ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ही दिया जाता है और उसकी रिपोर्टिंग इसको, अपने काम की रिपोर्टिंग अपने सुपीरियर को देनी पड़ती है, तो इसलिए इसमें फ्रीडम कम होता है डेलीगेशन में। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ की हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी होती, तो इसकी वजह से ग्रेट अच्छा खासा फ्रीडम मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन में। स्टेटस, इट इज़ अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। ये प्रोसेस किस लिए किया जाता है? ताकि अपना जो टास्क है, मेरे ऊपर जो काम है, उसको मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूं, अपना काम दूसरों के साथ बांट सकूं, दूसरे काम मेरे को कर दें, तो उसके लिए डेलीगेशन किया जाता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। और ये इसकी क्या कंडीशन है, इसमें टास्क को तो शेयर पहले ही किया जा चुका होता है, लेकिन ये पॉलिसी डिसीजन का एक रिजल्ट होता है, ये पॉलिसी है एक तरह से केवल। स्कोप, इट हैज़ नैरो स्कोप एज इट इज़ लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट, यानी इसका स्कोप जो होता है, यानी क्षेत्र जो होता है, इसका लिमिट्स जो होती हैं वो काफ़ी लिमिटेड होती हैं, क्योंकि ये केवल जो सुपीरियर है उसके जस्ट, उसके सबसे पहला सबऑर्डिनेट है उसके बीच में ही सीमित होता है। यानी ये 1 to 1, जैसे मैंने आपको बताया था 1 to 1 चलता है, यानी सुपीरियर अपने से जस्ट नीचे जो सबऑर्डिनेट है उसको अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर सकता है और बाकी लोगों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है, इट इज़ बाइड स्कोप, इट इज एम्प्लाई एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये लोअर लेवल तक काम करता है। ठीक है। और एक से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पर्पज, नैरो एज इट कन्फाइंड टू अ सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट, यानी इसका नैरो पर्पज होता है, इसका पर्पज होता है केवल किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करवाना। ठीक है। जो कि सुपीरियर और उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट के बीच में फिक्स होता है। लेकिन इसका पर्पज क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। और इसका पर्पज होता है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके रोल बढ़ाए जाए, उनको पावर दी जाए और उनको ऑटोनॉमी, यानी ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, उनको एक फ्री वो दिया जाए कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। ठीक है। डेट्स ऑल फॉर द चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन। आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, इसका मैंने आपके लिए 2 पार्ट में कंप्लीट कराया है, तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता आया हूँ कि आप लोगों को सभी पार्ट्स ढंग से देखने हैं, और जैसे ही हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर जब टेस्ट होना होगा मैं आपको एक दिन पहले बता दिया करूँगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट है, तो आप उस टॉपिक को दोबारा से उसकी वीडियो देखेंगे या अपनी बुक्स में से पढ़ने की कोशिश करेंगे उसको, ताकि टेस्ट में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना तैयार हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से
मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और अच्छा करने के लिए, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट होता हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप मेहनत मेरी बेकार हो रही है, आप लोगों को पसंद मेरा काम नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।